आज जब कोविड का दौर चल रहा हो, उसकी महामारी हो, और ऐसे मौके पर देश में जब जश्न हो, तो समझ सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ी बात होने जा रही है। जी हाँ, राफेल की आमद होने जा रही है, और राफेल, वो राफेल जिससे हम सब बहुत मजबूत होंगे, पूरा देश मजबूत होगा। और इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं हमारे साथ में, जिन्होंने तकनीकी उसका ज्ञान पूरी तरीके से रहा, और देश में जब एयरफोर्स में जितने भी विमानों का को लेकर के जब भी सवाल हुए, तो उसको, उन सवालों को उन्होंने हल किया। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं एयर मार्शल अमित अनेजा जी, जो बहुत ही अनुभवी हैं और सर्वोच्च पदों पर रह चुके हैं भारतीय वायुसेना के, जिनको अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति के मिल चुके हैं। हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनेजा जी, आपका स्वागत है। और हम सब लोग बहुत जानने को उत्सुक हैं कि ये कितना, राफेल का आना कितना महत्वपूर्ण है वर्तमान संदर्भों में, और खासतौर से जब चीन और भारत के बीच तनाव हो, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, ये किसी जहाज का भी देश के लिए लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर कि इस क्वालिटी का जहाज जो कि 4.5 फिफ्थ जनरेशन जहाज माना जा सकता है, और इसके पीछे कई दशकों की मेहनत है, जिसके बाद कि इन जहाज़ों का आना हुआ है। ये सिर्फ कह सकते हैं कि इसका टाइमिंग एक तरह से बड़ा एप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि इस समय बड़ी टेंशन चल रही है हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे या वेस्टर्न बॉर्डर पे, बट इसके आने का इसमें कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। ये कोइंसिडेंस है कि उस टाइम पे जहाज आ रहा है, और क्योंकि ये इस टाइम पे आ रहा है, इसके लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। और मैं ये सोचता हूँ कि भारतीय वायुसेना के लिए और देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सही आपने कहा कि इसका इस समय आना एक कोइंसिडेंस है, बाकी तो उसकी, क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही थी, बहुत लंबे समय से इस पे बातचीत चल रही थी, तो ये एक इत्तेफाक माना जाना चाहिए, ना कि इसको ऐसा भारत चीन से जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति हो, जरूरत की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो, तो कितने समय में राफेल तैयार हो जाएगा? क्योंकि अगर आज की तारीख में युद्ध होते भी हैं, तो तय है कि युद्ध की शुरुआत जो है वो एयरफोर्स से होती है। और इस मामले में आप सबसे ज्यादा उपयुक्त कोई नहीं होगा कि जो बता सके कि कितना लाभदायक होगा ये। देखिए, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट है, क्योंकि एक जहाज जो है वो अपनी क्षमता के साथ आता है, तो जहाज तो हमेशा तैयार रहता है। जो चीज़ करने वाली होती है वो पायलट्स की ट्रेनिंग की बात होती है, कि जो कि जहाज के साथ एक तालमेल बनाना, और बाकी एक जैसे कोई भी सेना होती है, वायुसेना भी एक टीम वर्क पे डिपेंडेंट है। तो इस जहाज को अभी हमारे पायलट जो हैं वो तो काफ़ी अरसे से वहाँ पे फ्रांस में ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के माहौल में और हमारे एयर डिफेंस सेटअप में हमारी बाकी टीम जो उनके साथ मिलके देश की चुनौतियों का सामना करेगी, उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग का वक्त चाहिए। क्योंकि जहाज़ अकेला जो है वो आजकल के माहौल में इतना सक्षम नहीं होता जब तक कि पूरी टीम उसके साथ घुल मिल के एकजुट होकर काम कर सकें। तो मैं सोचता हूँ कि हालांकि जहाज़ के पास बहुत कुछ है, उसके पास एक मॉडर्न वेपन सिस्टम है, अच्छी रेडार है, सब क्षमताएं हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ उन पायलट्स को मेरे ख्याल में ऐसे दौर में करीब 2 महीने का वक्त चाहिए होगा पूरी तरह से हमारी पूरी टीम वर्क में घुलने के लिए। लेकिन फिर अगर देश के ऊपर कोई चुनौती हो तो हमारे पायलट ये नहीं कि पहली बार लड़ रहे हैं, इसी माहौल में जमे पले ट्रेन हुए हैं। तो अगर जिसको इंग्लिश में कहते हैं पुश बिकम्स अ शव, तो आई थिंक दे विल बी रेडी टू टेक ऑन स्ट्रेट अवे। पर ये जायज़ मानना चाहिए कि करीब 1-2 महीने में वो और भी ज़्यादा
सक्षम हो जाएंगे। हमारे जो 7 जाबाज पायलट जो इसको लेकर के आ रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने ट्रेनिंग भी इसकी पाई होगी, या और लोग भी फ्रांस में पहले इसकी ट्रेनिंग पा चुके होंगे, और क्या ऐसा माना जाना चाहिए? देखिए जी, ट्रेनिंग एक तो जहाज को उड़ाने की ट्रेनिंग होती है और एक होता है जहाज को एक कॉम्बैट एनवायरनमेंट के अंदर ढालना और उसके अंदर फ्यूज करना। तो जो वहां पे ट्रेनिंग हुई है वो एक जहाज को एक अच्छी तरह से फ्लाई करने की है, या उसके वेपन सिस्टम को यूज करने की ट्रेनिंग है, या उसके रेडार को या बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने की है और उसको इस्तेमाल करने की है। लेकिन वो सब चीज़ों की इस्तेमाल करना हमारे माहौल में, हमारी टीम के साथ, हमारी ग्राउंड रेडार्स के साथ, हमारे कंट्रोलर्स के साथ, हमारे बाकी जहाज़ों के साथ, हमारे वातावरण में और हमारे तरह के टारगेट सिस्टम के लिए, उस माहौल के लिए ट्रेन करने के लिए उनको ट्रेनिंग यहाँ पे चाहिए। और ना केवल उनको चाहिए बट बाकी जो लोग हैं जो कि उसकी क्षमता का हिस्सा हैं, बाकी जहाज हैं, सुखोई 30 है, मिराज 2000 है, रेडार कंट्रोलर हैं, एटीसी कंट्रोलर हैं, ये सबको भी उसको साथ मिलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए ट्रेन होने का, उसकी क्षमताएं जानने का और उसके साथ उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने का। मतलब ये हुआ कि पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज करने के लिए, पूरे एयरफोर्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए ये शायद जरूरी होगा। जी हाँ। एक बड़ा वाजिब सा सवाल उठ रहा है, वो ये है कि अगर भारत और चीन के बीच में जो अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो तनातनी चल रही है, ये अगर जाड़े तक जारी रही तो क्या होगा? क्या ऐसी स्थितियां, कितना नुकसान है, किस तरीके की, क्योंकि आशंकाओं के बादल हैं, तो इसलिए बात करना आशंकाओं पे ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, आप एक एयरफोर्स ऑफिसर से बात कर रहे हैं जिसने जिंदगी के 40 साल एयरफोर्स में काटे हैं। तो जहाज के अंदर न जाड़ा है, न गर्मी है, न बरसात है, इसमें मौसम का कोई भी, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं वो ये कि पहाड़ी इलाके हैं जिसमें की दिक्कतें हो रही हैं, उसमें सर्दी का माहौल, बर्फ पड़ेगी, पर आप इसको शायद जान सकेंगे कि जहाज़ों के लिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा सिर्फ मानना इतना है, मैंने जो सवाल पूछना चाहा उसका संदर्भ सिर्फ इतना है, जमीनी तौर पर नीचे के हिस्से में जब वहाँ मतलब जाड़ा ज्यादा हो जाएगा, हालात दूसरे हो जाएंगे, तब की मुश्किलें वहाँ जो आर्मी के लोग हैं और उनसे वायुसेना के साथ में, क्योंकि दोनों का ही सिंक्रोनाइजेशन होता है, तो उस संदर्भ में मैं जानना चाहता था। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो पहली बात तो अभी क्या कर रहे हैं हम, हमारे जितने आपको जैसे सबको जानकारी, सारे देश जानता है कि हमारी फौजें पूरी तरह से तैनात हैं और खूब सारा उनका इजाफा किया गया है। बहुत लोगों को वहाँ पहुँचाया गया है जो कि आमतौर पे वहाँ नहीं होते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज की गई है। और इस विंटर की वजह से कि वहाँ उस समय सड़कें या आवाजाही थोड़ी मुश्किल होगी, तो हमारे जो बड़े बड़े जहाज़ हैं जैसे C-17 है, C-130 हरक्यूलिस है, या हमारे IL-76 हैं, AN-32 हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इस वक्त बहुत सारी वो लॉजिस्टिक्स का प्रावधान कर रहे हैं जो कि वहाँ पे हमारे जो सैनिक वहाँ पे तैनात हैं सर्दियों में, ताकि उनको किसी तरह की दिक्कतें ना आए। बात एक ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे सैनिकों के लिए सर्दियों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमारी साइड पहाड़ी इलाके हैं और उसमें बर्फ़ के साथ थोड़ा उनकी मूवमेंट डिफ़िकल्ट होती है। वेयरएज़ जो कि चाइनीज़ साइड है, जितना कि मुझे एहसास है वहाँ की टेरेन का, कि हालांकि वो हायर ऑल्टीट्यूड पे है पर उनकी वो टेरेन बिल्कुल फ्लैट है। तो जैसे सर्दियाँ होंगी तो हमारी थल सेना को आगे बढ़ने में, सस्टेन करने में दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। और जो चाइनीज़ साइड है वहाँ पे उनकी, क्योंकि सड़कें जो हैं फ्लैट टेरेन पे हैं, डेजर्ट टेरेन पे हैं, हालांकि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो उनकी मूवमेंट जो है उसमें थोड़ी सहूलियत होगी। अब सवाल ये उठता है कि भारत और चीन की ज्योग्राफिकल स्थितियां जो हैं, जिसका अभी आपने जिक्र किया, और हमारी और उनकी तैयारी को लेकर के है, तो उसमें कितना अंतर आप पाते हैं? जो खासतौर से ज्योग्राफिकल स्थिति का एक हद तक एक काफी हिस्सा आपने बताया, लेकिन अगर एलोबरेट करना चाहे तो कैसे इसे एलोबरेट किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो एयरफोर्स की एक सिचुएशन है, एक असलियत है
कि एयरफोर्स हमेशा 24 घंटे में पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार रहती है। तो उस हिसाब से हम कहें कि हमारी एयरफोर्स अभी किसी तरह की भी चैलेंज को फेस करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। और दूसरा हमारा एडवांटेज ये है कि हमारी सिचुएशन अगर देखा जाए, जोग्राफिकल लोकेशन देखा जाए, तो हमारे जहाज़ों को आगे फॉरवर्ड डिप्लॉय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीनगर से अगर देखा जाए, श्रीनगर, अवंतीपुर, उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और बरेली, आगरा और ईस्ट की तरफ जाएं, गोरखपुर की तरफ, तो चारों तरफ से जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एरिया ऑफ चैलेंज है, उस सारे एरिया में हमारे जहाज पहले से ही अपनी अपनी जगहों पे पेरेंट बेसिस पे ऑलरेडी तैनात हैं। और दूसरी बात, हमारे बेसिस जो हैं वो लोअर ऑल्टीट्यूड पे हैं, जिसकी वजह से हमको पूरी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं है उनको पूरी तरह से फ्यूल से लोड करने की और उनको आर्मामेंट जितना वो कैरेज कैपेबिलिटी है उसको लोड करने की। तो इसलिए देखा जाए तो चाइनीज एयरफोर्स की बनिस्बत हम बहुत अच्छे दौर में हैं, बड़े अच्छे प्रिपेयर्डनेस में हैं। उनके वो जो रेगुलर बेसिस नहीं है, हमारे ये रेगुलर बेसिस हैं, तो हमें लगता नहीं, कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो। हमारे देशों के बीच में लड़ाइयों के अंदर कोई नहीं जीतता है, लेकिन जिसको कहते हैं कि मैंने अभी भी जिक्र किया, ये पुष्प कम शव, तो हमारे एयरफोर्स किसी दुनिया में किसी एयरफोर्स से कम नहीं और हर तरह का चैलेंज लेने के लिए तैयार है। आपके एक साथी जो बहुत सीनियर अफसर रहे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि चीन के साथ दिक्कत क्या है कि चीन की आर्मी जो है वो बहुत वनरेबल, मतलब उस तरीके से नहीं है, क्योंकि उसमें अनुभव उस तरीके का नहीं है, लड़ाई का अनुभव उनके पास नहीं है, जो कि अनुभव हमारे पास है अनुभव। तो क्या इस मामले में आप जितने मुझे उत्साही दिख रहे हैं बातचीत में, जितना आप गौरव के साथ में भारतीय वायुसेना को बता रहे हैं, तो इसमें हम मजबूत स्थिति में या उससे 21 अपने आप को पाते हैं कि नहीं पाते हैं? मेरे ख्याल जो कुछ आपने सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि हमारी स्थिति इस तरफ इस समय पूरी तरह से मजबूत है। और दूसरी बात, हमारे जो भी एनिमी समझिए या चैलेंजेस समझिए, हर चीज को कॉन्टेक्स्ट में लेना होता है। बिल्कुल सही बात है कि उनके पास उनकी आर्म फोर्सेस जो है टेस्टेड नहीं है, वो एक बड़े तेज दौर से गुजरी है और उन्होंने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश किया है। और आज हम देख रहे हैं कि चाइनीज हर फ्रंट में, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे उनका पॉलिटिकल रवैया हो या उनकी फौज हो, चारों तरफ से बहुत एक उल्लास और जोश नजर आता है। तो हालांकि इकोनॉमी हमने देख ली और उनके पॉलिटिकल पोस्चर्स हमने देख लिए हैं, लेकिन उनकी फौज जो है वो किसी तरह से टेस्टेड नहीं है। और मेरे ख्याल युद्ध के अंदर एक्सपीरियंस जो है एक बहुत बड़ी चीज है। और क्योंकि भारतीय आर्म फोर्सेस जो हैं फॉरएवर दे आर अलर्ट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट वी हैव एंड आवर कमिटमेंट्स दैट हैव बीन देयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक उस लिहाज से हम क्या कहें कि वी आर मोर बैप्टाइज्ड विद फायर एंड मोर रेडी टू जंप इन। अब खास तौर से राफेल की पहली खेप आई है, अगली खेप भी आएंगी। आप क्या मानते हैं कि भारतीय वायुसेना का जो मॉडर्नाइजेशन है उसको किस तरह से और कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए? आपको आपके दिमाग से, क्योंकि सर्वोच्च पद पे रह चुके हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए? मैं आपको इससे अच्छा सवाल हो नहीं सकता। देखिए, हम आमतौर पे हर देश के लिए वैसे सबसे अच्छा हो कि वो उनकी जो ज़रूरतें हों वो अपने आप देश के अंदर उसमें क्षमता होनी चाहिए उसको क्रिएट करने की, और अगर वो क्षमता हो तो उसकी जो इंडक्शन है उतनी तेज़ हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये सिचुएशन नहीं रही है, हालांकि आजकल उसमें कुछ तेज़ी आई है, उत्तेजना आई है, और बिलीव करते हैं कि 10-15 साल डाउन द लाइन विल बी मच बेटर इन टर्म्स ऑफ आवर ओन प्रोडक्शन, होम प्रोडक्शन। लेकिन जब हम एक्वायर करते हैं तो हम आमतौर पे जिस आंकड़े को देखते हैं वो आंकड़ा है कि वो इसकी कीमत कितनी है, और उस कीमत को लेके हम इतना उसको
मैं मेरी बात को गलत मत समझिए, लेकिन हम उसको उतना घिसते हैं उस बात को कि 10-10, 20-20, 25-25 साल बीत जाते हैं जब तक कि इंडक्शन हो पाती है, क्योंकि हम उस आंकड़े को देखते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। और मैं सोचता हूं कि समय की कीमत जो है उसको कोई नहीं देखता। जो चीज आज है, देखिए जो 20 साल पहले रेट ऑफ चेंज था, आज रेट ऑफ चेंज हर तरह से टेक्नोलॉजी में, हर चीज में रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट है। तो जो 25 साल पहले जरूरत थी, अगर उसको 25 साल लगेंगे आने में, तो जब तक वो आता है तब तक आपकी जरूरतें बदल गई हैं, माहौल बदल गया है। और हम कभी देखते हैं कि हमारी जरूरत क्या है, हम बाकियों को स्टेशनरी छोड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा सारा माहौल बदल रहा है। चाइना की जो एक्विजिशंस हैं और जो वो हासिल कर चुके हैं 25 साल में, वो बदल गया है। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान के पास जो है वो बदल गया है। तो हम हमेशा जो है कैचअप खेलते रहते हैं इस चीज में। तो मैं सोचता हूं कि जितने लोग, चाहे फौज हो या हमारा ब्यूरोक्रेसी हो या हमारे पॉलिटिशियंस हो, हम उस मुकाम पे आ गए हैं कि हमको सबको मिलके एक, पहली बात तो अपने वातावरण को पहचानना है, देखना है कि किस रफ्तार से दुनिया बदल रही है और किस रफ्तार से हम अपने आप को, अपनी क्षमता को बदलना चाहते हैं। उस रफ्तार से हमारी एक्विजिशन होनी चाहिए, नहीं तो हम हमेशा बस पीछा ही करते रहेंगे। मुझे लगता है कि आप उस दर्द की ओर ज्यादा हमें इंगित करना चाहते हैं, देश को इंगित करना चाहते हैं कि हमें जब जो जरूरत होती है वो देर से मिलते हैं और वो ऑब्सलीट होते जाते हैं। शायद कुछ दुर्घटनाएं जो एयरफोर्स में होती हैं, जिससे तेजी से, चाहे वो MiG-21 को लेकर के हो या और हो, उसकी भी एक वजह ये भी हो सकती है। ये एक थोड़ा सा कठिन सवाल है और इसको मैं नहीं चाहता कि कोई सुनने वाला इसको मिसइंटरप्रेट करे। पहली बात तो दाद देनी चाहिए हमारे पायलट्स की, जो कि उनको कि MiG-21 जो कि 50 साल पुराना जहाज है, उनको वो देते हैं कि इसके साथ आप लड़ेंगे। तो बड़ी वीरता के साथ उन्होंने, अपने पीछे बालाकोट में भी देखा होगा कि किस तरह से इस जहाज ने एक F-16 को मार गिराया है। तो पहली बात तो मैं पायलट्स की दाद देना चाहता हूं कि उनको अगर MiG-21 दे दो या रफाल दे दो, वो उसी गौरव के साथ, उसी गरिमा के साथ, उसी बहादुरी के साथ उसको फ्लाई करते हैं। जो बात आपने स्पेसिफिक कही है, अब ये है कि अगर मेरे पास कोई नई गाड़ी हो तो उसमें प्रॉब्लम्स कम आती हैं। बहुत पुरानी गाड़ी हो तो कभी टायर बदलो तो कभी इंजन में धुआं निकल रहा है तो कभी कुछ निकल रहा है, तो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और कई ऐसे हादसे भी होते हैं कि जिसके अंदर के पायलट की ट्रेनिंग के बावजूद तकनीकी हालत ऐसी हो जाती है कि जहाज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और पायलट्स को इजेक्ट करना पड़ता है और कई बार वो शहीद भी हो जाते हैं। तो ये एक फौज का, क्या कहें कि एक एक्सेप्टेड है सिचुएशन, लेकिन मैं ज़रूर समझता हूं कि हमको हर जहाज को इज्जत के साथ रिटायर होने का मौका देना चाहिए, ना कि उसको खींचते रहें और खींचते रहें। बहुत पते की बात आपने कही है कि हर जहाज को हमें इज्जत के साथ रिटायर होने का मौका देना चाहिए। अब सर, एयरफोर्स में क्या प्लान है तेजस 1 को लेके, 1A को लेकर के, 2 को लेकर के और AMCA को लेकर के? क्या आपको लगता है कि कुछ और तेजी से काम हो रहा है? जरूर तेजी से काम जरूर हो रहा है और पिछले मैं 8-10 साल से देख रहा हूं कि आत्मनिर्भरता या मेड इन इंडिया की जो एक लय है, एक उमंग है, एक वेव है, वो चल रही है। और मैं सोचता हूं कि इसके अंदर अगर हम इस मुकाम तक पहुंच सकें कि एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के जहाज बना सकें और उस रफ्तार से बना सकें कि वो हमारी कमियों को पूरा कर सके और हमारी जो भी चैलेंजेस आगे आते हैं उसकी रक्षा के लिए हम अपनी देखभाल कर सकें, ना हम खुद कर सकें पर उसको एक्सपोर्ट भी करें। लेकिन उससे बड़ी बात मैं ये सोचता हूं कि ये बहुत सालों से मैं सोचता हूं कि हम एक जॉइंटमैनशिप की बात करते हैं, जो कि आमतौर में सोचते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में एक जॉइंटमैनशिप होनी चाहिए और आपस में मिलके उनको एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की तरफ लड़ना चाहिए। पर मैं सोचता हूं कि आजकल जॉइंटमैनशिप का एक मीनिंग है वो अलग है।
अब देश की तीन मेन उपलब्धियां हैं, हमारी इकोनॉमिक पावर, हमारी पॉलिटिकल पावर और हमारी मिलिट्री पावर। और मैं सोचता हूं कि आज हमें जॉइंटमैनशिप को अगर सोचना है तो हमको ये थ्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर को इकट्ठे हाथ में हाथ मिला के चलने की क्षमता को जॉइंटमैनशिप कहना चाहिए। और ये बात मैंने पहले भी आपसे कही है कि हम लोग जब सब इन्वॉल्व हैं, ये कोई खाली फौज की जरूरत नहीं है कि हमारा देश ताकतवर हो, ये हमारे देश की जरूरत है, हमारे 130 करोड़ लोगों की जरूरत है। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, हमारी जो पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं हैं, किसने कौन पावर में है और कौन उसको अपोज करता है, सबको अपने गरेबान में झांकना चाहिए और एक बार सोचना चाहिए कि अगर देश जीता तो कौन हारा, और अगर देश हारा तो कौन जीता। बिल्कुल सही बात। तो सर, जो तकलीफ है वो ये भी है, हम लोगों को लगता है कि अगर हम इतना आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो अभी तक जो स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, हम उन तक को ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए तक हम अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो मेरे ख्याल में हेलीकॉप्टर्स हमने बहुत एक अच्छी क्वालिटी के हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि एक देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक क्रेडिबिलिटी होती है। अभी आप देखिए कि अगर किसी चीज पे मेड इन जापान का ठप्पा लगा हो तो हम कहते हैं कि भाई ये तो होगा ही अच्छा। किसी चीज पे मेड इन चाइना लिखा हो तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मेड इन अमेरिका हो तो इस तरह से हमारा एक मनोवैज्ञानिक तौर से हमारी एक एप्रिसिएशन होती है। और मैं सोचता हूं कि वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, तो वो मैं सोचता हूं कि हमने बनाने तो शुरू किए हैं, लेकिन हमको अपनी क्रेडिबिलिटी को, एक जहाज बनाना इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट, उसको अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक भरोसा देश का, जो देश खरीदेगा उसको हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और हमारी देश की क्षमता पे एक भरोसा होना चाहिए कि वो उसके लाइफ साइकिल में 30 साल 40 साल में वो क्वालिटी की उसको बैकिंग मिलेगी जो कि एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम को मिलनी चाहिए। और वो भरोसा हम कैसे देंगे? वो हमारी कंसिस्टेंसी से आएगा। जब तक हम कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे और हमारा वर्क कल्चर उस तरह का हमको एहसास नहीं दिलाएगा, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हमारा जो वर्क कल्चर है, हमारा इथॉस है, जहां 4 लोग चाहिए वहां हम 10 लोग काम करते हैं, और जो चीज 4 घंटे में होनी चाहिए वो 10 घंटे में बनाते हैं। तो हमको अपने वर्क कल्चर में, मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, कि 1991 की बात है, मैं अमेरिका में था और मैं एक कमीज खरीदने गया और वो कमीज के ऊपर मेड इन अमेरिका थी और उसमें लिखा हुआ था मेड विद प्राइड इन यूएसए। वो शर्ट बहुत महंगी थी मेरे लिए, लेकिन मैंने फिर भी खरीदी क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा था कि जो अमेरिका में बना है वो बड़ा गौरव और इज्जत के साथ बना है। तो मैं सोचता हूं कि न केवल हमको अच्छे हेलीकॉप्टर बनाने हैं, पर हम जो भी बनाएं आज, चाहे कल को वैक्सीन बनाते हैं या हम अच्छी गाड़ियां बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसके पीछे एक भरोसे की छाप होनी चाहिए कि ये हिंदुस्तान में बना है तो अच्छा होगा ही। नहीं तो ये छाप कैसे आएगी? क्या प्रोडक्शन को लेवल पे लेकर के है, या उसके इस्तेमाल को लेकर के है, या उसको इस्तेमाल हो फिर करेक्शन को लेकर के है? किस तरीके से होगा ये? देखिए जी, ये आजकल का जमाना जो है ना, ये एक सोशल मीडिया बहुत एक्टिव मीडिया है और देश में किस तरह से काम होता है, किस जोश से काम होता है, किस गर्व के साथ, गौरव के साथ काम होता है, वो किसी से छुपा नहीं रहता है। तो एक लहर अभी मैं देखता हूं, ये लहर कब तक रहेगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अगर हम उस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लें और उस जज्बे को पकड़ लें, और मैं सोचता हूं इससे अच्छा माहौल अभी हो नहीं सकता, जबकि एक देश की सोच ऐसी बन रही है कि क्या हम चाइना से कहीं और जाके एक मैन्युफैक्चरिंग को अपना हब बना लें तो लोग ज़्यादा सेफ समझेंगे। तो मैं सोचता हूं कि इसमें बहुत अक्लमंदी होगी कि हम उस तरह का हमारे देश में माहौल बनाएं कि वो जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है इस समय पकड़ें। अपॉर्चुनिटी कभी किसी का इंतजार नहीं करती है, अगर नहीं पकड़ेंगे तो कोई और पकड़ लेगा। आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी अभी है, और लेकिन हमें सक्रिय होके, प्रोएक्टिव होके काम करना होगा। और एक अंतिम सवाल खास तौर से, क्या
प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को लेके, खरीद प्रक्रिया को लेकर के कितनी तेजी या टाइम बाउंड होना चाहिए, किस तरीके का उसमें वो हो, ताकि एयरफोर्स और बाकी लोगों में कहीं निराशा ना हो, या किसी भी लेवल पे। मुझे तो लगता है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इतना टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? काफी पहले से सुधार हुआ है इस बात पे, लेकिन इसमें मेरा ख्याल सब लोग फौज के समेत, मैं एयरफोर्स की जैसे बात करूं, कि अगर हम देखो एक शुरू में जब किसी चीज़ की ज़रूरत समझी जाती है तो ASQRs बनते हैं, एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स बनती हैं जहाज़ की, जो कि हमको चाहिए। अगर जहाज़ की बात कर रहा हूँ, उसी तरह किसी सेंसर की या किसी वेपन सिस्टम की भी हो सकती है। तो उस तरह का हमारा एक इमेजिनेशन होता है, एक चाहत होती है वक्त के हिसाब से, हमारे चैलेंज के हिसाब से। तो उसको हम बनाते हैं और उसको रख के एक रिक्वायरमेंट पेश की जाती है ग्लोबल टेंडर के हिसाब से कि भाई कौन कौन इसको कि इसके बारे में अपने जहाज या वो चीज़ प्लेटफॉर्म दे सकता है हमको। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है, अगर लंबा समय खिंच जाए तो नई चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो एयरफोर्स भी कहता है मैं इसको क्यों बीच में ना डाल दूं, ये भी ऐड कर देता हूं। तो वो भी एक क्रिसमस ट्री सा बन जाता है कि जो चीज़ बने उसको लटका दो उसके ऊपर। तो वो सारा प्रोसेस जो है बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। 50,000 करोड़ या 100,000 करोड़ की अगर कोई किसी तरह से ये डील होनी होती है, तो उसके अंदर ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो है प्रोसीजर्स के अंदर, वो कम से कम होने चाहिए। सबको अपने अपने गोल पोस्ट जो हैं वो फिक्स कर देने चाहिए टाइम बाउंड मैनर से, और ओवरऑल एक उसके ऊपर लेयर होनी चाहिए कि ये जरूरत हमारी इस रीजनेबल टाइम के अंदर 5 साल 6 साल समझ लीजिए, उसके अंदर पूरी होनी चाहिए रेलेवेंट होने के लिए। तो इसमें मेरे ख्याल सब लोगों को मिलकर ये देखना चाहिए कि एक तरफ स्टेटिस्टिक्स और अकाउंटेंसी है और दूसरी तरफ एक समय की कीमत है। इन दोनों को अगर हम तोड़ लें और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएं एक्वायर करने के लिए, तो मेरे ख्याल देश के लिए अच्छा होगा। आपने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो हम लोगों के लिए उत्साहपूर्वक है, उत्साहजनक है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों से साझा की। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल अनिल।